हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के इस अंक में हम गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास भाग 1 में गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम इतिहास के जानकारी के स्रोतों की बात करते हैं उस समय हमारे सामने 3 प्रमुख स्रोत होते हैं, जिसमें पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री विवरण, तीसरा पुरातात्विक स्रोत। गुप्त साम्राज्य के इस राजनीतिक इतिहास को जानने के क्रम में हम इन्हीं 3 स्रोतों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से वह स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की जानकारी होती है। उसमें सबसे प्रथम स्रोत है वह है ब्रह्मांड पुराण, दूसरा है वायु पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण और चौथा है भविष्योत्तर पुराण। इन 4 पुराणों के अंतर्गत हमें गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहासों या गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी होती है। अन्य स्रोतों में विशाखदत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से और विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस से हमें इस गुप्त साम्राज्य की जानकारी होती है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में कालिदास की रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन 4 स्रोतों से भी हमें इस गुप्त साम्राज्य की जानकारी होती है। जो ये 4 स्रोत हैं, जिसमें रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन स्रोतों के बारे में जानकारी के प्रश्न परीक्षा में एक अलग प्रश्न के रूप में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि कालिदास के उन रचनाओं के बारे में लिखें जिससे हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी होती है। तो वह 4 रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वात्स्यायनकृत कामसूत्र यह प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी होती है। इस साहित्यिक स्रोत के जानकारी के क्रम का दूसरा बिंदु विदेशी यात्री विवरण, और इन विदेशी यात्री विवरणों में 2 विदेशी यात्रियों का उल्लेख प्रमुख है, जिसमें पहला है वह है चीनी यात्री फाहियान का और चीनी यात्री ह्वेनसांग का। फाहियान और ह्वेनसांग से हमें इस गुप्त साम्राज्य की इतिहास की जानकारी होती है। परीक्षा में प्रश्न की दृष्टि से यह प्रश्न पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के किस शासक के समय भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय था, जिस समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, लेकिन उसके उल्लेखों के क्रम में उसके उल्लेखों द्वारा जो बातें की गई हैं उनसे भी गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी होती है। इस इतिहास की जानकारी के तीसरे स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और इन पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे प्रथम आता है अभिलेख, और इन अभिलेखों में हरिसेनकृत समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख और स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख यह प्रमुख अभिलेखीय स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य की इतिहास की जानकारी होती है। इसमें जो प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा गया है वह यह पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, या प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो उत्तर हरिसेन है। और अलग इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो उत्तर समुद्रगुप्त।
इसके अलावा उदयगिरि गुहालेख किस गुप्त वंशीय शासक से संबंधित है, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय। और हूण आक्रमण के बारे में किस गुप्त शासक के अभिलेख से जानकारी होती है, तो वह स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख वह प्रमुख अभिलेख है जिस अभिलेख से हमें हूण आक्रमण की जानकारी होती है। मौर्य साम्राज्य से ही हम सुदर्शन झील के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं और इस सुदर्शन झील से संबंधित अभिलेखीय प्रमाण हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है और यह जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से भी संबंधित है और रुद्रदामन के भी जूनागढ़ अभिलेख, यह दोनों सुदर्शन झील से संबंधित हैं। तो यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि सुदर्शन झील का अभिलेखीय साक्ष्य या सुदर्शन झील से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, तो उसका सही उत्तर जूनागढ़ अभिलेख होगा। इसे हमें ध्यान में रखना है। इन पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा प्रमुख स्रोत है वह है सिक्के, और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन के द्वारा हमें जो इतिहास की जानकारी होती है वह न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत आता है। और गुप्तवंशीय राजाओं के हमें अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं और इनमें से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से मिला हुआ है और अनेक सिक्कों पर तिथियां उत्कीर्ण हैं और इन तिथियों के खुदे होने के कारण, तिथियों के लिखे हुए होने के कारण हमें तत्कालीन शासकों के तिथिक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो तिथिक्रम लिखा हुआ होता है उस तिथिक्रम से हमें शासकों के सटीक शासनकाल की जानकारी होती है। इसके अलावा गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार के नाम से, रजत सिक्कों को रूपक या रुपयक के नाम से और ताम्र सिक्कों को मासक से संबोधित किया गया है। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो उन सिक्कों से हमें उस शासन काल के विशिष्ट घटनाओं की सूचना मिलती है। जैसे एक प्रकार का स्वर्ण सिक्का के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति छपी हुई है और इसी सिक्के के पृष्ठभाग पर पिछले हिस्से पर लिच्छव्य लिखा हुआ है, लिच्छव्य उत्कीर्ण किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया था। और इसी तरह का सिक्का समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के मिले हुए हैं जिस पर अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है और इससे समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की सूचना जिन सिक्कों के द्वारा होती है उसे हम समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के मिले हैं और इस तरह के सिक्कों के मिलने से यह पता चलता है कि उसने पश्चिमी भारत यानी शक प्रदेश के विजय को किया था। मध्य प्रदेश के एरण और भिलसा से रामगुप्त के सिक्के मिलते हैं और रामगुप्त के सिक्के मिलने से उस शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता का निर्माण होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अभिलेख किस प्रकार पुरातत्व इतिहास का द्वार खोलता है, पुरातत्व के द्वारा किस प्रकार इतिहास का निर्माण होता है। उसी के क्रम में यह महत्वपूर्ण है कि इन सिक्कों के द्वारा हमें ऐसे शासक की जानकारी मिलती है जिस शासक का उल्लेख जानकारी हमें किसी साहित्यिक स्रोत से नहीं मिलती है और इस तरह हम इतिहास का निर्माण करते हैं। पुरातत्व के द्वारा पुरातत्व इतिहास का द्वार खोलते हैं, नए शासकों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इस अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत अगला स्रोत है वह है स्मारक और गुप्त काल के अनेक मंदिर, स्तंभ, मूर्तियाँ और चैत्य गृह मिले हुए हैं। मंदिर सभी जानते हैं, मंदिर किसे कहते हैं। स्तंभ जो होता है वह पिलर होता है। मूर्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वह मूर्तियाँ होती हैं और चैत्य गृह वह होते हैं जो पूजा के स्थान होते हैं। गुफाओं में
पर्वतों में मंदिरों का निर्माण होता है जहाँ पूजा पाठ किया जाता है, वह चैत्यगृह के नाम से जानते हैं। और इनसे तत्कालीन कला की और स्थापत्य की जानकारी होती है। इसमें तत्कालीन शासकों और जनता के धार्मिक विश्वास को समझने में भी मदद मिलती है। और जो गुप्तकालीन मंदिर हैं उन मंदिरों में प्रमुख मंदिर है भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, नचना कुठार मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अजयगढ़ रियासत में स्थित पार्वती मंदिर, चौथा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, पांचवा भीतरगांव जो कानपुर के पास स्थित है उस भीतरगांव का मंदिर। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जो गुप्त काल में बने हैं। और इन मंदिरों और मूर्तियों के साथ साथ बाघ जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में तथा अजंता की कुछ गुफाओं जो 16वीं और 17वीं गुफा है उस गुफा के चित्र भी गुप्त काल के बने हुए माने जाते हैं। जो बाकी गुफाओं के चित्र हैं वह लौकिक जीवन से संबंधित हैं और अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक है। और इन चित्रों के माध्यम से गुप्तकालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार, उनके धार्मिक विश्वासों को समझने में मदद मिलती है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से जो पूछा गया है वह यह पूछा गया है कि गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों के नाम लिखें, या गुप्तकालीन 5 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखें जो परीक्षा में लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है। तो इन स्रोतों के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं और उन स्रोतों में अलग अलग जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हमने देखा। जैसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत एक प्रश्न यह बनता है कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो उस स्रोत में पहला साहित्यिक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत में एक प्रश्न यह बनता है कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के पुराणों में किन किन पुराणों से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। उसका उत्तर ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भविष्योत्तर पुराण है। इसके अलावा केवल साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें तो उसमें विशाखदत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम और विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस यह प्रमुख स्रोत हैं। अन्य प्रश्न के रूप में यह प्रश्न पूछा गया है कि कालिदास की प्रमुख रचनाओं का वर्णन करें, या गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत में अगर हमें बात करना हो तो भी हम कालिदास की रचनाओं का बात कर सकते हैं। इसके अलावा शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम और वात्स्यायनकृत कामसूत्र यह प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। और विदेशी यात्री विवरण में प्रश्न यह पूछा जाता है कि गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख विदेशी यात्री विवरण कौन कौन से हैं, कौन कौन विदेशियों से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। तो वह प्रमुख है चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग, जिससे हमें विदेशी यात्रियों के क्रम में इस गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था, या चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था। तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं जिनके समय यह चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। और पुरातात्विक साक्ष्यों में कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, अभिलेखीय स्रोत हैं जिनसे गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी होती है। उसमें हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, और जो अभिलेखीय स्रोत है वह जूनागढ़ अभिलेख है जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा केवल सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी के अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत जूनागढ़ अभिलेख आता है। सिक्कों में जो प्रमुख सिक्के मिले हैं उन सिक्कों में स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, रजत सिक्कों को किस नाम से, ताम्र सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है। और जो गुप्तकालीन प्रमुख सिक्के हैं उन सिक्कों से शासक विशेष की किस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है और उस तरह इतिहास का निर्माण किस प्रकार होता है वह हमने जाना। इसके अलावा गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं और इन मंदिरों का विषय वस्तु क्या है। इस तरह हमने गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को जाना और उससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हमने जाना।
इस आज की कड़ी का, जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को जाना, यह अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।